वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। डेप्रिसिएशन सर, हमें तो डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री आ चुकी है, हम जर्नल में कर चुके हैं, हम उसको डिफरेंट जगह लेजर में भी यूज कर चुके हैं। तो डेप्रिसिएशन में बचा क्या है कि एक पूरा चैप्टर ही बना दिया उसके नाम। तो खुद सोचो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज होगी कि एक चैप्टर डेडिकेट कर दिया डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग को। डेप्रिसिएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। तो इस चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन के साथ साथ जो मोर इंपॉर्टेंट है वो क्या सीख रहे होंगे, प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट। प्रेपरेशन ऑफ एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट ही तो डेप्रिशिएट हो रहा होगा, तो एसेट की ट्रीटमेंट पे क्या इंपैक्ट आ गया डेप्रिसिएशन की वजह से। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन ही नहीं, एसेट अकाउंट हमारा फोकस रहेगा, वो भी फोकस रहेगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम, यूजेज, ऑब्सोलेसेंस। मीनिंग हम सुन चुके हैं। जर्नल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट, जर्नल एंट्री हम सुन चुके हैं। बचा क्या सर? आप ये लगा लो कि आपको 2% ऑफ द चैप्टर पहले से आता है, ठीक है ना, उतना ही आता है। तो सब कुछ हम सीखेंगे, कुछ चीजें थ्योरेटिकली यस आप एडवांटेज पे होंगे। आप कौन? वो लोग जिन्होंने बेसिक टर्म्स ध्यान से सुना था, तो रिलेटेड टर्म्स सुनाई थी, जर्नल एंट्री के टाइम आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई थी, जो सिर्फ जर्नल ही नहीं आगे भी यूज होंगी। अभी जो भी यूज होगा मैं सारा दोबारा बताऊंगा, बट मैं कह रहा हूँ जिसका ऑलरेडी कुछ डेटा स्टोर्ड है वो एडवांटेज पे डेफिनेटली होगा, जो नहीं होगा वो उसको बार बार पढ़ के हो जाएगा। तो पहले मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? इट इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर और विद इफ्लक्स ऑफ टाइम। इफ्लक्स का मतलब क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम। इफ्लक्स मतलब पैसेज ऑफ टाइम, और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। there are various reasons for depreciation. wear and tear, जैसे जैसे आपने यूज करा wear and tear होता है। डिफ्लक्स, पैसेज ऑफ टाइम, आपने कोई चीज खरीदी, उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करा, ना के बराबर यूज करा, बट 1 साल पुरानी हो गई, तो उसकी वैल्यू गिरेगी कि नहीं गिरेगी? तो इफ्लक्स ऑफ टाइम से भी वैल्यू गिरती है। ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? ऑब्सोलेसेंस का तो मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस चेंज इन टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेशन नहीं। अपग्रेडेशन की वजह से जो नुकसान हुआ वो ऑब्सोलेसेंस होता है, क्योंकि अपग्रेड हुआ सॉफ्टवेयर तो पुराना ऑब्सोलीट हो गया। Obsolescence is not upgradation. It is the consequence of upgradation. Be careful. Change in technology. तो obsolescence वो एक सेंटेंस है कि जैसे बता ना कि रिडक्शन इन द वैल्यू बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस। मतलब अब मैं दोबारा क्या लिखूं, चलो यहीं पे लिख देता हूं, फॉल इन द वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो पुरानी चीजें क्या हो गई? ऑब्सोलीट हो गई, आउटडेटेड हो गई, और एक्सीडेंट होगा तो डेफिनेटली वैल्यू गिरेगी। डेफिनेशन आपको ये वाली यूज करनी है, मल्टीपल डेफिनेशन है ये भी है, आगे भी है, स्पाइसर की, पेगलर की, कार्टर की, डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। आपको फर्स्ट वाली यूज करनी है, अगर आएगा ना डिफाइन डेप्रिसिएशन, दैट इज सफिशिएंट, बाकी जरूरत भी नहीं है। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी and is transferred to the debit side of P&L account. अब presentation in the financial statements. मीनिंग क्लियर है? मीनिंग क्लियर है? अब ध्यान से देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या क्या बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप क्या क्या बना रहे हैं?
एक बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट्स, और एक बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट में बनती है, एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनती है? बैलेंस शीट। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनती है? बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पर्पस क्या है? टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कहाँ करा हमने ये सब? जब हमने चैप्टर 1 करा था अकाउंटिंग का, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में समराइजिंग में आया था प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ आएगी? डेप्रिसिएशन एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिटेड टू P&L अकाउंट। किसकी बात हो रही है? सिर्फ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहा जाती है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और दूसरा, बैलेंस शीट में एसेट्स विल बी शोन एट देयर बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट्स विल बी शोन एट देयर बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू होती है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड टिल डेट। आपने एसेट खरीदा था 10 लाख का, उस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितनी लग चुकी है? 3 लाख। तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी? 7 लाख। तो बुक वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन, अब उन्होंने बताया ना कि डेप्रिसिएशन कहाँ? इट इज एन एक्सपेंस, यस, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ P&L अकाउंट। आपको यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनाना, आपको यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी। ये सब हमें कहाँ बनाना होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर। बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि लाइन समझ तो है कि बोल क्या रहे। पर्पस टू डिटरमिन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर डेप्रिसिएशन, क्या कोई आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, इट इज एन एडजस्टमेंट एंट्री, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो वो एक्सपेंस अगर बुक्स में दिखाएंगे तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस आएगा। सर ऐसे कैसे? आपने मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, इज इट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब आपने उसको एक्सपेंस नहीं माना, एसेट माना, बैलेंस शीट में दिखा दिया। अब अगर वो डेप्रिशिएट ही ना करो, अब वो डेप्रिशिएट ही ना करो, तो 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? अभी भी 10 लाख। 2 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? अपने आप थोड़ी ना कम हो जाएगी, बुक्स में तो वो 10 लाख ही रहेगा। बट क्या वो करेक्ट है? नहीं। यू आर यूजिंग दैट एसेट टू रन द बिजनेस, you are deriving some benefit out of it. What is the definition of expense? The benefit which gets exhausted during the year. Expense की definition में आता है part of the asset that is written off during the year. तो आपने कुछ benefit derive करा asset में से, उसको account for नहीं करा, उसके लिए कोई आपने adjustment नहीं करी, तो correct नहीं होगा आपका profit और loss. तो depreciation a very very interesting, very very important adjustment. Helps in determination of correct profit or loss for the year. दूसरा, to show a true and fair view of the financial position. दोनों में काम आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट में करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने में, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट बैलेंस शीट में ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा। कैसे? बाय शोइंग फिक्स्ड एसेट्स एट देयर फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू व्हिच इज द बुक वैल्यू। कोई डाउट? वैल्यू ऑफ द एसेट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन. It is important to note that depreciation is charged on all fixed assets except land. Land is not a depreciable asset. ध्यान से देखेंगे,
डेप्रीशिएबल एसेट्स, एक होते हैं डेप्रीशिएबल एसेट्स। ऑल एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। लैंड, व्हेन वी से लैंड, किसकी बात हो रही है? प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स मतलब इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या हैं? लैंड। सर ऐसा क्यों? जमीन, जमीन, जमीन पे वेयर एंड टेयर होगा, जमीन की वैल्यू कभी गिर नहीं सकती, जमीन की वैल्यू कभी गिर नहीं सकती अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जैसे बिल्डिंग है, जैसे उसके ऊपर हमने कुछ बना दिया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो वेयर एंड टेयर होगा ना, पेंट खराब होगा, स्क्रैचेस लगेंगे, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। जमीन पे कोई डैमेज नहीं होता। सर अर्थक्वेक आया, स्टिल्टिंग हो गई, कुछ भी नहीं, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट, बिल्डिंग इज। ओके, तो मतलब ऑल एसेट्स हो गए, तो इसमें सब कुछ आ गया। क्या आ गया? फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, सब कुछ ही है। तो बोल दिया एवरीथिंग एक्सेप्ट लैंड। क्वेश्चन आता है, सर अगर लैंड एंड बिल्डिंग लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग 50 lakhs, 10 lakhs, कुछ भी वैल्यू, बट लैंड एंड बिल्डिंग के नाम से दे रखा है, तो क्या माने? डेप्रिशिएबल एसेट या नॉन डेप्रिशिएबल एसेट? तो हम उसको मानेंगे कि कंसोलिडेटेड फिगर है, बिल्डिंग भी है उसमें, तो वो एक डेप्रिशिएबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कोई डाउट? विल बी ट्रीटेड एज अ depreciable asset if shown as a single account. If shown as a single account, if shown as a single account, it will be treated as a depreciable asset. ये सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होगा, तो आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि ये डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल है, ये आपकी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। तो थियोरेटिकली आपको 11th में तो भूलना पड़ेगा ये। क्यों? क्योंकि अभी अभी ना वो खुद भूल जाते हैं। एसेट्स देते हैं, लैंड, फर्नीचर, और नीचे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दे देते हैं, तो उस टाइम पे ये नहीं, ट्रिक क्वेश्चन, लैंड पे तो डेप्रिसिएशन ही नहीं होती, इन्होंने रेट दिया है ये चेक करने के लिए कि हमें पता है कि नहीं पता। अरे भैया नहीं, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, रेट दे रखा है तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। समझ रहे हो? रूल्स अपनी जगह, थियोरेटिकल क्वेश्चंस अपनी जगह। समझ रहे हो? अगर थ्योरी क्वेश्चन आ गया, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, आंसर इज लैंड। बट मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकली अगर क्वेश्चन आ गया कि एसेट है लैंड, डेप्रिशिएट बाय 5%, यू हैव टू डेप्रिशिएट इट बाय 5%। बात समझ आए? चल बस, अभी मैंने आपको क्या बताया, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, पीएनएल अकाउंट में कहा जाता है, डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट और डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा वो हेल्प क्या करता है, बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं उनको अपनी ट्रू एंड फेयर वैल्यू, दैट इज द बुक वैल्यू, दैट इज द कॉस्ट डिडक्टेड, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, उस वैल्यू पे दिखाने में हेल्प करता है।